लॉ लीगलिटी देखता है, इमोशन से नहीं। आइए समझते हैं आज का टॉपिक लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसमें सेक्शन 23 बताता है कि कौन सी कंसिडरेशन और कौन सा ऑब्जेक्ट लॉफुल है और कौन सा अनलॉफुल। इन सब फॉलोइंग केसेस में या तो कोई कंसिडरेशन या तो ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का अनलॉफुल है, तो इन सब केसेस में एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट के साथ, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसका मतलब जब कोई कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट पर्पस लॉ ने मना किया हो, बैन किया हो, मतलब लॉ के अगेंस्ट हो। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हमने कोई एग्रीमेंट में ऐसी कंसिडरेशन रख लिया है या एग्रीमेंट ही हमने किसी ऐसी चीज़ का रख लिया है जो कि लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि लॉ ने खुद ही मना किया हुआ है, ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन तभी हम करते तो वो वॉइड माना जाएगा। इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। एक फादर ने अपने 17 साल के लड़के की शादी तय रख दी और उसने गर्ल्स के पेरेंट्स से डाउरी भी ली है। तो डाउरी लेना इंडियन लॉ के अंदर मना है और मिनिमम एज बॉयज़ की मैरिज के लिए 21 ईयर्स है, तो ये एग्रीमेंट अनलॉफुल है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। इसका क्या मतलब कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जो कि डायरेक्टली तो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली जो है ना वो लॉ के प्रोविजन वायलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि जो उनकी बिग बजट डील है ना वो हम कैश में रखेंगे। तो ये यहाँ पे पढ़ने में तो हमें लग रहा है कि हाँ एग्रीमेंट ठीक है, वैलिड होगा, बट यहाँ पे टैक्स का लॉ वायलेट हो रहा है, जिसके कारण टैक्स की चोरी हो सकती है। मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि आप अपनी सारी इनकम डिक्लेयर करो, बट आप यहाँ पे कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिससे टैक्स की चोरी होने का चांस बढ़ जाते हैं, तो ये वाइड होगा। थर्ड, व्हेन इट इज़ फ्रॉडुलेंट। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही बनाया इसलिए फ्रॉड करने के लिए, तो वो तो वाइड माना ही जाएगा। इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि जब ए बी एंड सी 3 पर्सन एंटर किए कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, कि वो जो गेन होगा उनको वो डिवाइड करेंगे। गेन कहाँ से होगा कि वो कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करेंगे, उससे जो उनको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसको वो आपस में तीनों में बांट लेंगे। तो इसका पर्पस ही फ्रॉड करना है एग्रीमेंट का, तो फिर ये वॉइड माना जाएगा। फोर्थ है इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब आपने किसी ऐसी चीज़ का एग्रीमेंट कर लिया जिसमें सामने वाले पर्सन इंजरी पहुंच रही है या फिर उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ एग्री किया कि वो सी को फिजिकल हार्म पहुंचाए, तो यहाँ पे एग्रीमेंट का पर्पस सी को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर ये एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा और ये वॉइड। नेक्स्ट है व्हेन इट इज़ इमोरल। इमोरल का मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट अगर वो एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल ए ने अगर बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो बी को एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा अगर वो ए के साथ रहेगा आउटसाइड मैरिज, मतलब शादी के साथ साथ वो मेरे साथ रहेगा, इसके लिए ए अगर उसको पैसे दे रहा है बी को, तो ये भी इमोरल माना जाएगा, सोसाइटी के अगेंस्ट है ये एग्रीमेंट, तो ये भी अनलॉफुल होगा और इसको भी वॉइड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप करता हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऐसे सीए फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए फॉलो जरूर करना।